हैप्पी लर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रिवाइज विद मिहिर। आज के एपिसोड में हम अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट के इंटरनेशनल ट्रेड वाले टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले समझो कि ट्रेड का क्या मतलब होता है। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय या सेल करने को अपन ट्रेड बोलते हैं। एक इंडस्ट्री में जब ट्रेड पॉलिसीज चेंज होती है तो वो इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जो भी कंपनीज उस इंडस्ट्री में काम कर रही है उनके प्राइसिंग पावर और उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी में इसका इम्पैक्ट आता है। अपन एज इन्वेस्टर्स उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनकी वैल्यूएशंस को देख के और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंपनीज हमारे लिए रिटर्न जनरेट करे। तो अगर उनका प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होगा तो जितना रिटर्न वो हमारे लिए जनरेट करेंगे वो भी चेंज होगा। इसीलिए ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे अपन इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे अपन देखते हैं कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करती है और उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है ओवरऑल इकोनॉमी में। सबसे पहले समझो कि क्यों कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहेगी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो कंट्रीज को स्पेशलाइजेशन मिलता है, कंट्रीज को एक्सेस मिलता है टू एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सर्विसेज। एक कंट्री लेट्स से हायर प्राइस में कोई गुड्स को बना रही है तो वो दूसरे कंट्री से उस गुड्स को इंपोर्ट कर सकती है जो वो गुड्स को चीपर प्राइस में बना रहा है। सिमिलरली अगर अपन देखते हैं कि कोई कंट्री हायर प्राइस में कोई गुड्स को बना रहा है तो अपन उस कंट्री को वो गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को और इफिशिएंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अपन इंटरनेशनल ट्रेड से कंपैरेटिव एडवांटेज के बेनिफिट्स को ड्रॉ आउट कर सकते हैं। फिर अपन को इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने को मिलता है क्योंकि अपन को एक ग्रेटर एक्सेस टू मार्केट मिलता है, अपना मार्केट साइज एक्सपेंड होता है, जिसके कारण अपन अपने रिसोर्सेस को और एफिशिएंटली एलोकेट कर पाते हैं। जो थर्ड बेनिफिट देखने को मिलता है वो हमारे कंज्यूमर्स को देखने को मिलता है, बिकॉज नाउ दे हैव एक्सेस टू अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दैट टू एट रिड्यूस्ड प्राइसेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी कॉम्पिटिशन। और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव भी करना पड़ता है बिकॉज नाउ दे आर फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम दी फॉरेन प्लेयर्स। और अलग अलग कंपनीज दे कैन टेक पार्ट इन मार्केट्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतार के। जैसे कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है यूरोप में, अब वो एशियन मार्केट में भी compete कर सकता है अमंगस्ट एशियन ब्रांड्स ऑफ हुंडई, किया, टोयोटा। एंड जो कोरियन कंपनीज हैं वो यूरोपियन मार्केट में जाके compete कर सकते हैं अमंगस्ट यूरोपियन ब्रांड्स लाइक ऑडी, बीएमडब्ल्यू, स्कोडा एंड फोक्सवैगन। फिर कुछ बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के तो कुछ कॉस्ट भी हैं। सबसे पहला कॉस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का है कि इट लीड्स टू लॉस ऑफ डोमेस्टिक जॉब्स इन दी इंपोर्टिंग कंट्री। क्योंकि आप बाहर से ही सारे गुड्स इंपोर्ट कर लोगे तो आपकी कंट्री में वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके कारण आपकी कंट्री में जो जॉब्स हैं उनका लॉस होगा। इससे आपकी कंट्री में हो सकता है कि इनकम इनक्वालिटी इंक्रीज हो। अगर इंपोर्टिंग कंट्री ज़्यादा एफिशिएंट है लेट्स से कॉटन प्रोडक्शन में और कम एफिशिएंट है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो क्या करेगी, वो कॉटन और बनाएगी और स्टील को इंपोर्ट करेगी एट चीपर प्राइसेस। इससे क्या होगा, जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है वो श्रिंक होगी और डोमेस्टिक स्टील वर्कर्स को जॉब्स नहीं मिलेगी। जब लेबर कॉस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में कम होते हैं तो वो सस्ते दाम में गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाते हैं दूसरे कंट्रीज में। इससे क्या होता है, इंपोर्टिंग कंट्रीज के वेजेस भी कम होते हैं और वहां पे एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी कम होता है। थर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ शॉर्ट रन कॉस्ट भी होते हैं। जो वर्कर्स डिस्प्लेस हो गए हैं, जिनको अपन काम नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री श्रिंकेज, उनको अब अपन को रीट्रेन करना है ताकि उनको कहीं से वापस एम्प्लॉयमेंट मिल पाए इन मोर एफिशिएंट इंडस्ट्रीज इन द लॉन्ग रन। तो देर आर शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग। फिर एक कंसेप्ट आता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड का। देखो, अपन लोग ने देखा बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के और कुछ कॉस्ट भी हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। बट इकोनॉमिक थ्योरी ये बोलता है कि लॉन्ग रन में आप देखोगे द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, द बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड विल आउटवे, इट विल बी ग्रेटर देन द लॉसेस। दिस इंप्लाइज कि भाई जो ओवरऑल बेनिफिट है दैट विल बी मोर देन दी ओवरऑल लॉसेस। जो शॉर्ट रन कॉस्ट है वो आपका कंपेंसेट हो जाएगा लॉन्ग रन में
और विनर्स आपके इतना प्रॉफिट कमाएंगे, उससे उनको इतना एडवांटेज मिलेगा कि वो सारे लॉसेस को कंपेंसेट करने के बाद भी उनके पास एक पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग इक्वली बेनिफिट करेंगे ट्रेड से। इसका ये मतलब है कि द ओवरऑल बेनिफिट विल बी मोर देन द ओवरऑल कॉस्ट। फिर आता है ट्रेड रेस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट। सबसे पहले समझो कि क्यों गवर्नमेंट ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करती है। ट्रेड रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रेड रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, हम लोग उनकी एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू फ्रीली ट्रेड विद अदर कंट्रीज। नाउ व्हाई आर वी इम्पोजिंग इंटरनेशनल ट्रेड? सबसे पहला रीजन है टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। लेट्स से हमारी कंट्री में कोई नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। दूसरा, टू प्रोटेक्ट आवर स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज फॉर सिक्योरिटी रीजंस। थर्ड, हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक जॉब्स को ग्रोथ देना चाहते हैं। फोर्थ, हम लोग रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं बाय इम्पोजिंग टेरिफ्स, बाय इम्पोजिंग एडिशनल इंपोर्ट टैक्सेस। और फिफ्थ, अगर कोई कंट्री ने हमारे ऊपर कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो हम उस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को रिटेलिएट करने के लिए उनके ऊपर भी एक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर सकते हो। सबसे पहला होता है टैरिफ्स। टैरिफ का मतलब है जो भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अब जब आपने टैरिफ इम्पोज कर दिया गुड्स इंपोर्ट में, तो जो इम्पोर्टेड गुड्स के प्राइस हैं उनका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इट विल रिड्यूस द डिमांड इन द डोमेस्टिक मार्केट, इट विल इंक्रीज द सप्लाई बाय द डोमेस्टिक फर्म्स, क्योंकि अब फॉरेन गुड्स इंपोर्ट कम हो रहा है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सप्लाई करना है मार्केट में, एंड ओवरऑल इट इज रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। इसका इफेक्ट क्या होता है? जो आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, अब उनको ज्यादा दाम देना पड़ रहा है तो दे आर लूजिंग आउट। फॉरेन सप्लायर्स अब उतना गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दे आर लूजिंग आउट। हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं दे आर गेनिंग बिकॉज उनकी अब सप्लाई बढ़ रही है, उनका प्राइसेस चार्ज बढ़ रहा है, और डोमेस्टिक गवर्नमेंट इज गेनिंग बिकॉज उनको अब एडिशनल टैक्स मिल रहा है। फिर आता है सेकेंड टूल जिसको अपन कोटा बोलते हैं। कोटा में वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट इज इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री। लेट्स से गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप चाइना से खाली एक बार में 5000 पेन्स इंपोर्ट कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ने क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जितना आप इंपोर्ट कर सकते हो, और इसको अपन कोटा बोलते हैं। डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है इंपोर्ट कोटा को यूजिंग इंपोर्ट लाइसेंस। सब इंपोर्टर्स को एक इंपोर्ट लाइसेंस देती है जिसमें वो स्पेसिफाई करती है कि आप एक बार में इतना ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्ट कर सकते हो। डोमेस्टिक गवर्नमेंट हो सकता है इन लाइसेंसेस के लिए चार्ज करे, हो सकता है नहीं भी चार्ज करे। अगर चार्ज करती है तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता है। जब इंपोर्ट क्वांटिटी लिमिटेड हो जाती है तो फॉरेन प्रोड्यूसर्स अब उतना लेवल में, उतनी क्वांटिटी में गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना प्राइजेस को इंक्रीज करते हैं और उनको ज्यादा प्रॉफिट कमाने को मिलता है। अगर डोमेस्टिक गवर्नमेंट उन फॉरेन एक्सपोर्टर्स से, उन फॉरेन प्रोड्यूसर्स से इंपोर्ट लाइसेंस के लिए चार्ज नहीं करती, तो फॉरेन प्रोड्यूसर्स के लिए वो सेविंग्स हो जाती है। तो जो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपने पास अर्न करते हैं उनको अपन कोटा रेंट से बोलते हैं। वेलफेयर इफेक्ट देखा गया है इंपोर्टिंग कंट्री में, जब वो कोटा या टैरिफ को इंपोर्ट करते हैं तो ये वेलफेयर इफेक्ट देखा गया कि ओवरऑल इट लीड्स टू सम लॉस्ट वेलफेयर। इसको अपन डेड वेट लॉस से बोलते हैं, एंड इट अराइजेस बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसीज बोथ ऑन द कंजम्पशन साइड एंड ऑन द प्रोडक्शन साइड। तो ओवरऑल देखा गया कि भाई कोटा से और टैरिफ इंपोज करने से नेशनल वेलफेयर इंप्रूव नहीं होता बल्कि नेशनल वेलफेयर कम होता है। इट यू आर लूजिंग आउट ऑन द नेशनल वेलफेयर। थर्ड आता है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। जो कोटा है और जो टैरिफ है वो एक इंपोर्टिंग कंट्री इंपोज करती है। जो वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट है जिसको अपन VER बोलते हैं, ये एक्सपोर्टिंग कंट्री रेस्ट्रेंट इंपोज करती है। एक्सपोर्टिंग कंट्री बोलती है कि खुद से आप इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को। फिर आता है एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी में जो गवर्नमेंट होती है वो अपने कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स को, एक्सपोर्टर्स को एक सब्सिडी देती है, एक पेमेंट देती है फॉर एवरी यूनिट ऑफ गुड्स दैट दे आर एक्सपोर्टिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का ये रहता है कि कैसे हम अपने कंट्री के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकें। जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है
तो एक्सपोर्टर के पास एक इंसेंटिव आता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट में ना सप्लाई करके एक्सपोर्ट मार्केट में, फॉरेन मार्केट में सप्लाई करे, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादा प्राइस मिल रहा है। एक तो उसको प्राइस मिल रहा है ऑफ द गुड्स, और दूसरा उसको एक्सपोर्ट सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से। तो वो कोशिश करेगा कि वो फॉरेन ज्यादा सामान को सेल करे रेदर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। इससे क्या होगा, प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट विल इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ सब्सिडी इन केस इट इज अ स्मॉल एक्सपोर्टिंग कंट्री। अगर वो एक बड़ी कंट्री है, एक लार्ज एक्सपोर्टिंग कंट्री है, और वो अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, तो इससे ओवरऑल वर्ल्ड में प्राइस डिक्लाइन होता है। थिंक ऑफ चाइना एज एन एग्जाम्पल। वो एक बड़ी कंट्री है और वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वर्ल्ड में क्वांटिटी अवेलेबल इज इंक्रीजिंग एंड ओवरऑल प्राइसेस आर डिक्रीजिंग। नाउ व्हेन द प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, ये ओवरऑल फॉरेन कंज्यूमर्स के लिए तो गेन है, बट फॉरेन प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक लॉस होता है। दे आर लेफ्ट स्ट्रगलिंग। जब चाइना पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, तो पूरे वर्ल्ड के जो कंज्यूमर्स हैं उनको तो फायदा होगा, उनको सस्ते में चाइनीज गुड्स मिल रहा है। बट जो ओवरऑल वर्ल्ड में प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये एक लॉस का अफेयर हो जाता है। फिर आता है मिनिमम डोमेस्टिक कंटेंट। मिनिमम डोमेस्टिक कंटेंट ये बोलता है कि अगर आप हमारे कंट्री में फाइनल आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको कुछ परसेंटेज उस गुड्स के रॉ मटेरियल का हमारे ही कंट्री से ओरिजिनेट करना पड़ेगा, हमारे ही कंट्री से खरीदना पड़ेगा। आपको एक्चुअल में मेक इन आवर कंट्री करना है रेदर देन असेंबलिंग इन आवर कंट्री। आप ये नहीं कर सकते कि आप फॉरेन से गुड्स, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करो और हमारी कंट्री में आके खाली उसको असेंबल करो। दिस विल नॉट वर्क। आपको हमारी कंट्री से मिनिमम कुछ डोमेस्टिक कंटेंट तो सोर्स करना पड़ेगा। तो एक बार क्विकली रिकैप करते हैं सारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस का क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले टैरिफ, इंपोर्ट कोटा और वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। इसका इम्पैक्ट अपन को इंपोर्टिंग नेशन में देखने को मिलता है। इंपोर्टिंग नेशन के प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज होते हैं, उनके कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज होते हैं, वहां पे प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज हो रहा है, वहां पे डोमेस्टिक कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एंड ओवरऑल ट्रेड में इंपोर्ट्स में अपन को फॉल देखने को मिलता है। जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है, इसका इम्पैक्ट अपन को एक्सपोर्टिंग नेशन में देखने को मिलता है। वहां का प्रोड्यूसर सरप्लस इज इंक्रीजिंग, वहां का कंज्यूमर सरप्लस इज डिक्रीजिंग, वहां का प्राइस इज इंक्रीजिंग, वहां का डोमेस्टिक कंजम्पशन इज डिक्रीजिंग, वहां का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड ओवरऑल ट्रेड में अपन को एक्सपोर्ट्स में राइज देखने को मिलता है। फिर आता है कंसेप्ट कैपिटल रिस्ट्रिक्शन का। कैपिटल रिस्ट्रिक्शन में गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब हम फॉरेनर्स को बोलते हैं कि तुम हमारी कंट्री में आके हमारे डोमेस्टिक एसेट्स को नहीं खरीद सकते, और हम हमारे डोमेस्टिक सिटीजन्स को बोलते हैं कि तुम फॉरेन में जाके फॉरेन एसेट्स नहीं खरीद सकते। फिर अगर कोई फॉरेन कंपनी हमारी कंट्री में काम कर रही है, कोई एमएनसी हमारी कंट्री में काम कर रही है, तो हम उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ पे जो प्रॉफिट्स कमाते हो इसको अपने फॉरेन कंट्री में वापस नहीं भेज सकते। इससे क्या होता है, आपके फाइनेंशियल मार्केट्स का ओपननेस लिमिट होता है। फिर कंसेप्ट आता है ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड रीजनल इंटीग्रेशन का। ट्रेड रेस्ट्रिक्शन को रिड्यूस करने के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने कॉस्ट हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि अपन अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर पाते हैं, अपन को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, वी हैव एक्सेस टू लार्जर मार्केट्स, वी हैव एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। कॉस्ट ये है कि लो स्किल लेबर्स को अब जॉब्स नहीं मिलती, दे आर लूजिंग आउट ऑन देयर इनकम एंड ओवरऑल वेल्थ इज डिक्रीजिंग। रीजनल इंटीग्रेशन बोलता है कि यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो आसपास हैं, एक ही रीजन के हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं एंड दे रिड्यूस एंड एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर। दे एनकरेज इजी मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, लाइक कैपिटल अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज। इससे दो चीज हो सकता है, या तो ट्रेड क्रिएशन होगा या फिर ट्रेड डाइवर्जन होगा। ट्रेड क्रिएशन में क्या होता है कि आप अपने कंट्री में हाई कॉस्ट में गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, अब आप अपनी मेंबर कंट्री से उन गुड्स को लो कॉस्ट में इंपोर्ट करते हो, तो आपका और मेंबर कंट्री के बीच में ट्रेड बढ़ा और इसको अपन ट्रेड क्रिएशन बोलते हैं। ट्रेड डाइवर्जन में क्या होता है कि लेट्स से पहले आप एक नॉन मेंबर कंट्री से लो कॉस्ट में गुड्स को इंपोर्ट करते थे, बट अब आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है कि आपको अपने मेंबर कंट्रीज के साथ ही ज्यादा ट्रेड करना है, उनको प्रेफरेंस देना है। तो भले ही आपके मेंबर कंट्रीज उन गुड्स को हाई कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं,
फिर भी आप अपने मेंबर कंट्री से हाई कॉस्ट में ही उन गुड्स को इंपोर्ट करोगे। सो योर लो कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय हाई कॉस्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स हो सकता है। सबसे पहला लेवल में आता है फ्री ट्रेड एरिया। यहाँ पे अपन गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में जितने भी बैरियर्स आते हैं अमंग्स द मेंबर कंट्रीज, इन सबको एलिमिनेट करते हैं। बट हर कंट्री अपनी पॉलिसी, इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेंटेन कर सकता है अगेंस्ट अ नॉन मेंबर। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कस्टम्स यूनियन। दिस इज एफटीए, जो अपने फ्री ट्रेड एरिया में पढ़े वो तो होगा, उसके साथ साथ एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी हम फॉर्मेशन करेंगे अगेंस्ट ऑल दी नॉन मेंबर कंट्रीज। फिर आता है कॉमन मार्केट। इसमें कस्टम यूनियन के फीचर्स रहेंगे, प्लस वी विल एनकरेज फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे लेबर हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ अमंगस्ट ऑल द मेंबर कंट्रीज। फिर आता है इकोनॉमिक यूनियन। इसमें कॉमन मार्केट के फीचर्स रहेंगे, प्लस हम एक कॉमन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डेवलप करते हैं, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज आपस में डेवलप करते हैं। फिर लास्ट में आता है मॉनेटरी यूनियन। इसमें आप पूरे तरीके से अपनी कंट्रीज को मेंबर कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट कर देते हो। इसमें इकोनॉमिक यूनियन के फीचर्स आएंगे, प्लस अ कॉमन सिंगल करेंसी यूज होगा अमंगस्ट ऑल द मेंबर कंट्रीज। एग्जाम्पल ऑफ इट इज यूरो। फिर आता है प्री रिक्विजिट कंटेंट का कुछ रिवीजन। सबसे पहले बेसिक्स में अपन को समझना है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड है रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट। जब टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा, मतलब आपके एक्सपोर्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ज्यादा एज कंपेयर टू योर इंपोर्ट के प्राइसेस, तो यू कैन इंपोर्ट मोर विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। जब आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो तो आपके पास ट्रेड सरप्लस है। जब आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो आपके पास ट्रेड डेफिसिट है। फिर अपने लास्ट वाले रिवीजन में ऑटैकिक प्राइस के बारे में पढ़े थे। ऑटैकिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो अपन देखते हैं कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस का ऑटैकिक इकोनॉमी में क्या प्राइस है, जिसको अपन ऑटैकिक प्राइस बोलते हैं। फिर कंसेप्ट आता है एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज का। आपकी कंट्री के पास एक एब्सोल्यूट एडवांटेज है अगर आप एक गुड और सर्विस को प्रोड्यूस कर पा रहे हो एट अ लोअर कॉस्ट देन अ ट्रेडिंग पार्टनर। आपकी कंट्री के पास कंपैरेटिव एडवांटेज है अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट गुड इज लेस देन दैट ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर। फिर कंसेप्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप सोचो एक ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है जहां हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। डेबिट ट्रांजैक्शंस आता है जब आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं या फिर आपकी लाइबिलिटीज कम होती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आता है जब आपके एसेट्स डिक्रीज होते हैं और आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना 3 अकाउंट होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट मेजर करता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें फिर आता है मर्चेंडाइज ट्रेड जिसमें गुड्स एंड कमोडिटीज होते हैं। सर्विसेज अकाउंट। फिर आता है इनकम रिसिप्ट्स अकाउंट, इसमें अपन इनकम फ्रॉम ओनरशिप ऑफ एसेट, लेट्स से हम लोग ने स्टॉक ओन किया तो हमको डिविडेंड मिला, हमने बॉन्ड ओन किया तो हमको इंटरेस्ट मिला, ये सारी चीज का अकाउंटिंग होता है। फिर इसमें आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर जो कि वन वे ट्रांसफर होता है फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड एंड फॉरेन गिफ्ट। हमारे कंट्री के वर्कर्स फॉरेन में काम कर रहे हैं तो वो कुछ सेव करके कंट्री में वापस पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस यूनिलैटरल ट्रांसफर इनको बोला जाता है। ये भी सारी चीजें करंट अकाउंट में आएगी। तो करंट अकाउंट में मर्चेंडाइज ट्रेड आता है, सर्विसेज अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स आते हैं, इनकम रिसिप्ट्स आते हैं एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आता है। फिर दूसरा अकाउंट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेजर करता है कि कैसे कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसमें आता है कैपिटल ट्रांसफर दैट इज इंक्लूडिंग ट्रांसफर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड फंड्स that we have given to purchase that fixed assets, and दूसरा आता है सेल एंड परचेज ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट। नॉन प्रोड्यूस मतलब वो एसेट्स जो आपने प्रोड्यूस नहीं किया है, जो खुद से नेचुरली अवेलेबल है, विच इज नेचुरल रिसोर्सेज। एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इनका भी सेल एंड परचेज कैपिटल अकाउंट में आता है। फिर आता है फाइनेंशियल अकाउंट जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लो को रिकॉर्ड करता है, मतलब हमारी कंट्री के कितने एसेट्स हैं फॉरेन कंट्री में और फॉरेनर के कितने एसेट्स हैं हमारे कंट्री में, इनके बीच में जो इन्वेस्टमेंट फ्लो होता है उसको रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल अकाउंट। अगर आपको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना है, इस अकाउंट को बैलेंस करना है, तो डेफिसिट इन द करंट अकाउंट शुड बी ऑफसेट बाय अ सरप्लस इन द कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट एंड वाइस वर्सा। वेरी सिंपल। लेट्स से आपके करंट अकाउंट बैलेंस में डेफिसिट है
मतलब आपने एक्सपोर्ट कम किया है, आपने इंपोर्ट ज्यादा किया है, आपने कमाया कम, आपने खर्चा ज्यादा किया, तो आपको इसको कहीं से बैलेंस करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू टेक अ फॉरेन डेट which will be getting reflected in the capital and financial amount. If a country is consuming more output than it is producing, then you have to finance this deficit by borrowing. So in a way, effectively आप अपने present consumption को import कर रहे हो और अपने फ्यूचर कंजम्पशन को एक्सपोर्ट कर रहे हो। जो कंजम्पशन आज आपको नहीं करना था, आपने जबरदस्ती किया, आपने उसको इंपोर्ट किया, और फ्यूचर में जो आप कंजम्पशन कर सकते थे बाय सेविंग योर मनी, वो आप अब नहीं कर पाओगे। सो यू आर एक्सपोर्टिंग योर फ्यूचर कंजम्पशन। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब आप जब ज्यादा खर्चा कर रहे हो, ये जनरली तब होता है जब आपके हाउस होल्ड्स कम सेविंग्स कर रहे हैं, या फिर आपके बिजनेसेस जरूरत से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट में डेफिसिट हो रहा है। तो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ दिस एपिसोड। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। और इस एपिसोड को बंद करने से पहले जल्दी से हमारे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब करो। आपका एक सब्सक्रिप्शन क्लिक मुझे और मेरी टीम को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है आप तक और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल कंटेंट लाने में। और इस एपिसोड को एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ शेयर करो जिसकी सीएफए की जर्नी को आप थोड़ा और आसान बनाना चाहते हो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और एंगेज करो। अंटिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।